थर्ड फ्रंट की आहट किससे टकराहट। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चुनावी समर है और धीरे धीरे जो चुनाव का वक्त है वो नज़दीक आता जा रहा है और यही कारण है कि प्रमुख राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के साथ अन्य दल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में कब्जे के लिए पूरा जोर लगा रही है। तीसरी ताकत की आहट भी सुनाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियां पहले से ही मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। अब जैस, आम आदमी पार्टी और AINIM, भीम आर्मी जैसी नई पार्टियां MP में पूरा जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश में कहां से आ रही तीसरी ताकत की आहट, कांग्रेस और बीजेपी, इनकी किससे होगी टकराहट, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। CM शिवराज साइलेंट वोटर को साधने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के दावे को लेकर केजरीवाल मैदान में है। मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के दावे को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में है। 2018 में आपने 208 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 1% वोट पाए थे। अब आपके पास एक महापौर के अलावा 52 पार्षदों का संबल है। निकाय चुनाव में आपका प्रतिशत 6.3% के करीब रहा। आपके साथ 2023 में आदिवासी संगठन जैस भी मैदान में है। जैस मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ये बड़ी बातें हैं आज के एनालिसिस की। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए विधानसभा की 47 सीटें आरक्षित है। इसके अलावा इनका प्रभाव अन्य सीटों पर आता है। 80 से अधिक के आसपास इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर दिखता है। 2018 में जैस ने कांग्रेस को समर्थन किया तो कांग्रेस को आदिवासी सीटों पर एक तरफा जीत। मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में जैस की नजर है। इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी भी कर रही मध्य प्रदेश पे पैर जमाने की कोशिश। ये अलग बात है कि कितना असर वो डाल पाते हैं। बसपा के बेस वोट पर कब्जा जमाना चाहती है भीम आर्मी। विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल अंचल में दलित वोट है निर्णायक। 2023 में असुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी MP में ताल ठोकी। ये तमाम सारी चीजें हैं, बड़े फैक्टर हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिनका एनालिसिस हम कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी, कांग्रेस के अलावा जो अन्य दल मैदान में है वो दल बीजेपी कांग्रेस को लेकर किस तरह से नफा नुकसान पहुंचाते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करें। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 4 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। स्टूडियो में 2 मेहमान हमारे साथ में हैं। रमाकांत पटेल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं। रविराज बघेल साहब हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है जैस के। रविराज जी, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर अमीनुल खान साहब सूरी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अमीनुल जी, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ शिवम शुक्ला स्टूडियो में मौजूद है, युवा नेता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। स्वागत है शिवम जी आपका। तो 4 मेहमान जिनका परिचय हम करा चुके हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रविराज बघेल साहब, आपके पास में आता हूं। जयस जिस तरह से तैयारी कर रही है, 2018 में हमने देखा था कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे, फिर चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस को समर्थन आपने दे दिया। आपके नेता हीरालाल अलावा कांग्रेस की टिकट पर लड़े, चुनाव जीत गए। इस बार क्या रणनीति है जैस की, कितनी सीटें और फिर किससे मुकाबला मानते हैं आप जैस का? देखिए, आप निश्चित आपने बोला कि 2018 में हम लोगों ने 80 सीटों पर लड़ने की बात करी तो कांग्रेस के समर्थन से हम लोगों ने विधानसभा में भी जयस का प्रतिनिधित्व भेजा है।
और उसके चलते हम लोग इस बार भी 80 सीटों पे हमारी जो पूर्ण रूप से तैयारियां हैं और 2018 के बाद से लगातार पे हम लोगों ने धरातल पर काम किया और बूथ स्तर पर काम करके हमारे आदिवासी के मुद्दों को प्रमुखता के साथ लिया है। चाहे जन जन जमीन के मुद्दे में संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची का मुद्दा हो, चाहे पैसा कानून का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा है, इसी पर जयेश ने बुनियादी मुद्दों पर काम किया और आदिवासियों को संविधान में जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं उन्हीं मुद्दों को फोकस होकर हम लोगों ने जनता के बीच जाकर उनके बीच काम किया। और उसी के साथ पंचायत चुनाव में हम लोगों ने जयेश के माध्यम से पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भेजा और बहुत सारे हमारे जयेश के माध्यम से सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य चुनकर भी आए हैं। और अभी हम लोगों ने पिछले 2 महीने से विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो हमारी घोषणा है और उसको पूर्ण रूप से हम लोगों ने बूथ लेवल पर जाकर हमारी तैयारियां शुरू की और इसके चलते हम लोगों ने हमारी विधानसभा और हमारी शक्ति प्रदर्शन के रूप में हमारी महापंचायत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, जनता से जुड़कर हम लोग उनके बीच संवाद कर रहे हैं और धरातल पर जाकर हमारे लेकिन रवि राज जी, जो तैयारी है जयेश की अचानक चुनाव के अनवक्त पर शुरू हुई है, आपको नहीं लगता कि किस तरह से जनता भरोसा करेगी जयेश पर? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तमाम सारी चीजें हमने इस वर्ग के लिए की है। कांग्रेस लगातार लंबे समय से इसको लेकर दावा करती आई है। देखिए, ये तैयारी हमारी चुनाव के एंड वक्त पे नहीं, चुनाव के एंड वक्त पे तो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना की योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि की बहना, ये अभी एंड वक्त पे इनको याद रहे। हम लोगों ने 2018 के बाद से ही हम लोगों ने जनता के बीच जाकर, आप देखिए जो पंचायत चुनाव हुआ जहां पर इनके दोनों ही, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों को जयेश के युवाओं ने करारी शिरकत दी है। आप आदिवासी क्षेत्रों में देखिए तो जयेश के युवा सरपंच बने, जनपद सदस्य बने, जिला पंचायत सदस्य बने। तो ये हमारी जो तैयारी अभी नहीं है, हम लोगों ने चलिए, तैयारी बहुत पहले से रविराज जी जिस तरह से कह रहे हैं। रमाकांत पटेल साहब हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता। आप रमाकांत जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, निश्चित तौर पर आपको बूस्टर डोज मिला। एक आपने जिस तरह से महापौर निकाय चुनाव में जीता और तकरीबन मुझे लगता है 52 जो आपके पार्षद जीत कर आए, यही संजीवनी काम कर रही है विधानसभा चुनाव में। देखिए राजेश जी, बिल्कुल सही बात है कि पहली बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव में उतरी और पहली बार में 16 में से 1 नगर निगम पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 52 पार्षद हैं, कई जनपद सदस्य, कई जिला पंचायत सदस्य, कई सरपंच हैं। ये तो खैर एक अलग बात है, लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और उसकी वजह से लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को चुना। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, चाहे निःशुल्क बिजली देने का काम हो, पानी देने का काम हो, अच्छे इलाज की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में अच्छा काम करके दिखाना चालू किए, चाहे बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार देने का मामला हो, चाहे ओला से, पानी से फसल बर्बाद होने पे किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की बात हो। अब आप आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की एंट्री का एक मैं आपको प्रभाव बता देता हूं। जो पार्टियां मुफ्त की रेवड़ी बोल बोल के देशवासियों का अपमान करने से नहीं थकती थी, आज उनकी मजबूरियां हो गई हैं कि जनता के लिए घोषणाएं करें। शिवराज जी की मजबूरी देखिए, पहले मोदी जी मुफ्त की रेवड़ी बोल बोल करके कि ये देश के लिए घातक है, नुकसानदायक है। वही काम तो आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली में। मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए, मेरा आग्रह है राजेश जी। तो माननीय मोदी जी कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी से देश बर्बाद हो जाएगा। मैं कई देशों को जानता हूं जो बर्बाद हो गए, ये मुफ्त की योजनाओं के लिए जो है विरोध करते थे, और आज इनकी मजबूरी हो गई कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक। चलिए, मेरा सवाल ले लीजिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो चीजें आपने कही आम आदमी पार्टी को लेकर, मेरा सवाल इस बात को लेकर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ऑलरेडी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 1,000 रुपए लाडली बहना में, इसके अलावा जो तमाम सारी चीज़ें, अभी ब्याज जिस तरह से माफ़ किया गया है, या फिर तमाम सारी चीज़ें, कांग्रेस की अगर बात करें तो 500 रुपये में सिलेंडर है उनका, 1500 रुपये नारी सम्मान है, 1500 रुपये देंगे जब उनकी सरकार आएगी। तो फिर ऐसे इसमें किस तरह से, वो तो आपसे आगे निकलते दिख रहे हैं ना, कैसे आप मुकाबला करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे आप? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बतलाऊं कि पिछले 2018 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि हम यहां पर हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था स्कूटी देंगे,
पढ़ने वाली बच्चियों को दिया क्या इन्होंने? ये तो 1,000 रुपए महिलाओं को मिलने वाली राशि का विरोध करने वाले लोग थे। लेकिन ये इनका डर है, आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी से इनका डर है कि ये मजबूरी में जिस चीज का विरोध करते थे आज उसको लागू करने के लिए चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शिवम शुक्ला, जिस तरह से अगर देखा जाए तासीर देखें मध्य प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द यहाँ की सियासत और राजनीति या चुनावी राजनीति रही है, बीच में अलग, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर ले, एक खास अंचल में उनका प्रभाव रहा है। अब जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, आम आदमी पार्टी, जयस, दूसरी तरफ अगर हम अन्य जो दल है, ओवैसी की जो पार्टी है, किस तरह से लगता है कि ये जो फैक्टर हैं कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चिंता का विषय है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर राजनीतिक दल को अपना कहीं ना कहीं विस्तार करने की पूरी छूट है। हमारा संविधान जो है सभी राजनीतिक दलों को इस बात की स्वायत्तता देता है कि वह अपने हिसाब से अपना राजनीतिक जो भी विस्तार है उसको करने के लिए आगे बढ़े। कोई भी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में आकर के अपना भाग्य आजमाना चाहता है तो उनकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन आपको यह महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 15-20 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है तो यहाँ की जनता ने किसी दूसरे दल के ऊपर विश्वास किया नहीं जो मुख्य विपक्षी दल है, तो किसी तीसरे दल की संभावना है तो अपने आप मध्य प्रदेश की जनता खारिज कर रही है। और खेल बना सकते, बिगाड़ तो सकते हैं। देखिए, अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता देखिए वैचारिक रूप से सुदृढ़ दलों पर ही विश्वास करती है। साइबेरियन पक्षी जैसे चुनावों में आने वाले इस प्रकार के राजनीतिक दलों पर मध्य प्रदेश की जनता ने न कभी विश्वास किया है न आगे करने जा रही है। इन दलों से अगर आप एक बात पूछ लीजिए कि इनका 370 पे आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या है, यह लोग शांत हो जाएंगे। इनसे आप पूछ लीजिए राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, शांत हो जाएंगे। देखिए, नीतियों के साथ साथ आपका एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड भी होता है जिसके आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को जनता वोट देती है। इन तमाम दलों की वोट लेने की आकांक्षा तो है, लेकिन यह किस प्रकार से उस वोट को पाने के बाद जनता का कल्याण करेंगे, जनता के जो हित से जुड़े हुए विषय हैं, जो सरोकार के विषय हैं, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उन विषयों पर इनकी कोई राय नहीं है। इस कारण मध्य प्रदेश की जनता ऐसे दलों पर विश्वास नहीं करती है। यह तमाम दल जिन वर्गों के प्रतिनिधित्व का दावा कर रहे हैं उन वर्गों का उत्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले अपने 18-20 वर्षों के कार्यकाल में किया है। आप चाहे जो वर्ग आदिवासी वर्ग के उत्थान की बात करते हैं उनके लिए पेशा कानून लागू करना हो, आज लाडली बहना योजना है, उससे पहले लाडली जो बेटी योजना थी, इस प्रकार लाडली लक्ष्मी योजना थी, इस प्रकार से अनेकों योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार लगातार चला रही है जिसका डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ अनेकों कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ हितग्राहियों को हुआ है। इसके अतिरिक्त भी आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, शिक्षा के लेवल पर, स्वास्थ्य के लेवल पर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। आज जो एक बारीक सी बात मैं ऐड कर देना चाहूंगा कि यह सरकार हमारी जो डिलीवरी है योजनाओं की, यह केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की एक सामंजस्य वाली सरकार के माध्यम से हो रही है। तो मध्य प्रदेश की जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ में है। सूरी साहब, जिस तरह से ये आहट है और अगर बात की जाए कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जयस 2018 में आपको फायदा मिला, लेकिन इस बार जिस तरह से अकेले जयस ताल ठोक रही है, 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, किस तरह से देखते ही कांग्रेस इसको? देखिए सक्सेना जी, किसी भी पार्टी को, किसी भी विचारधारा को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, अपनी पार्टी का विस्तार करने की स्वतंत्रता, पर यहाँ पे बैठे जितने लोग पीछे दल के लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से एक पार्टी भी 230 सीटों पर सरकार बनाने का दावा तक नहीं प्रस्तुत कर सकती। ये नहीं बोल सकते चैनल पर बैठ के कि मध्य प्रदेश में 2023 में इनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो अपने वोट को बर्बाद करने नहीं जाएगी, वो एक स्थिर सरकार को देने जाएगी जो कांग्रेस और कमलनाथ जी के रूप में वो देख रही है। दूसरा विषय, आपने जयस की चर्चा की मुझसे। जयस 2018 में हमारे साथ ही आदिवासियों का संगठन है, पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि जयस के कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हुए हैं कौन से गुट के। आज जयस में ही इतनी पाड़ हो गई है, 5 से 6 जगह जयस के अध्यक्ष बनने घूम रहे हैं, नेता हैं, जयस के अलग अलग संगठन हो गए, अलग अलग गुट हैं। अब हमें पूरी आशा है कि कांग्रेस के साथ में जयस काम करेगी। जयस के जो बड़े नेता वो कांग्रेस पार्टी से विधायक है। हम कांग्रेस और जयस दोनों ही आदिवासी उत्थान के लिए काम करती आई है और अभी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे मैं नहीं जानता, पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदिवासी हितों की रक्षा के लिए जयस पार्टी कांग्रेस के साथ आएगी। दूसरे, आम आदमी पार्टी के सज्जन भी बैठे हुए हैं। शायद 228 सीटों पर कर्नाटक में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी,
पूरी 228 पे, और मुझे लगता नहीं है गलत हूँ। और 228 की 228 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने का कार्य कर्नाटक में हुआ। गुजरात में लोगों ने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो वोटों का बंटवारा किया उसका फायदा किसको पहुंचा। उसके बाद दिल्ली का शासन, पंजाब का शासन जनता के सामने है। आम आदमी पार्टी जो सपने बेचने से, जो चश्मा बेचना था, वो बेच चुकी है। अब आगे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होना। इसका कर्नाटक और हिमाचल दोनों ही उदाहरण है। रही बात MIM या और अनेक पार्टियों को, तो मुझे जहां तक लगता है ये जितनी तीसरी दल की पार्टियां हैं, जो बसपा और सपा का वोट जो मध्य प्रदेश में कुछ हद तक था वो सुकुड़ के ये लोग ले जाएंगे, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अदर्स का कॉलम है वो 18 में जो था वही 23 में रहेगा, जो 13 में जो था वही लगभग 18 में था। तो कोई चिंता करने का विषय नहीं है। यहाँ मुख्य मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहना है, और इस बार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 तिहाई बहुमत से ज्यादा। चलिए डॉक्टर अमीनुल खान साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। रविराज बघेल साहब, जिस तरह से डॉक्टर अमीनुल खान साहब कह रहे हैं कि एक विश्वसनीयता का सवाल है आपके ऊपर, क्योंकि 2018 में आप उनके साथ में आ गए थे, वो अभी भी कह रहे हैं कि वो कहीं दूर जाने वाले नहीं, हमारे पास ही रहेंगे। और फिर कैसे एक जनता पर एक विश्वास होगा, क्योंकि जनता भी चाहती है कि जो दल दिखता है कि नहीं अब इनकी सरकार बनेगी या फिर जिस तरह से चीजें हैं, तो एक क्या विश्वसनीयता का सवाल है जयस के सामने? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने जो बात बोली तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो इन्होंने बोला कि जयेश का कोई विश्वसनीयता नहीं, तो आप पहले ये बताइए कि 2018 में आपने जिस जयेश के साथ, विश्वास के साथ गठबंधन किया था, वो जयेश की बदौलत आप लोगों को आदिवासी ट्राइबल वोट जो मिले थे उसकी बदौलत आप सत्ता पे आए, और सत्ता का जो घमंड आप में आया था और आपके नेताओं में आया था, इसी बदौलत आपको जनता ने उखाड़ के वापस सड़क पे ला दिया। दूसरी बात मैं बता दूं कि जयेश मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होता है, जो कि भारत देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को कहा जाता है। तो उसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जयेश ने मध्य प्रदेश के इतिहास में आप देखिए कम से कम 1000 से अधिक सरपंच जयेश के माध्यम से बनकर आए, पहली बार। दूसरी बात बता दूं कि आपको जिला पंचायत के सदस्य जो जयेश के, आप मध्य प्रदेश के जितने भी, चाहे पश्चिमी निमाड़ की बात कर लो, चाहे मालवा की बात कर लो, चाहे बुंदेलखंड की बात कर लो या बघेलखंड की बात कर लो, वहाँ पर जयेश के मैक्सिमम सरपंच, और ऐसे जगह से जयेश के सरपंच जीत के, जहाँ सामान्य सीटों पे भी जयेश के सरपंच निर्दलीय जीत कर आए। तो आपको मैं बता देना चाहते हैं कि जनता है, जनता देख रही है, जयेश उसके बीच में जा रहा है और आदिवासी वर्ग उसके साथ दे रहा है। और दूसरी चीज में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे शुक्ला जी ने बात बोली है, इनको तो ऐसा लगता है कि जो हिंदू का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने पेटेंट करवा ले। यार, इस देश में लोकतंत्र में सभी को सभी धर्म मानने के स्वतंत्रता है, सभी को उनको उपासना करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ धर्म का मुद्दा सिर्फ आपका भारतीय जनता पार्टी है, राम भगवान सिर्फ आपके ही भगवान है? आदिवासियों से जुड़े बजरंगबली चाहे हनुमान जी है, वो आदिवासी जो सबरी माता के बेर खा के राम जी भी वनवास। लेकिन रविराज बघेल साहब, जयेश को क्यों चुने? क्योंकि अगर जिन चीजों की बात आप कर रहे हैं, जिन अधिकारों की बात आप कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी, अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, जिस तरह से वो चुनी गई, या पैसा एक्ट की अगर बात कर ली जाए, या तमाम सारी चीजें बिरसा मुंडा को लेकर कांग्रेस जिस तरह से फोकस रही है, तो फिर अलग क्या है बीजेपी कांग्रेस से जयेश के पास में? मैं बता देना, जब 2018 से पहले आदिवासियों के नाम से भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी नाम लेने में चिढ़ होती, चाहे कांग्रेस पार्टी को भी। और 2018 से पहले क्यों नहीं इनको देश के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति पे आदिवासी बिठाने की जरूरत पड़ी? चाहे 2018 से पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदिवासी क्यों नहीं बनाने पड़े? अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी की इतनी हितैषी है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आदिवासी सीएम प्रोजेक्ट करती, और कांग्रेस पार्टी भी क्यों नहीं आदिवासी सीएम प्रोजेक्ट कर रही? दूसरी बात अगर आदिवासी हितैषी होने के बाद तो देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया इन्होंने, और संसद भवन का जब लोकार्पण हुआ, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो वहाँ राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं दिया। ये सबसे बड़ी आदिवासी समाज के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं। चलिए, रमाकांत पटेल साहब, रमाकांत पटेल साहब, आम आदमी पार्टी, ठीक है, हमने जिस तरह से आपसे सवाल किया था कि एक आपको संजीवनी मिली है, बूस्टअप हुई है आम आदमी पार्टी, लेकिन जिन चीज़ों के साथ आप मैदान में आ रहे हैं, जिनकी बातें आप कर रहे हैं, ऑलरेडी मुझे लगता है कि वो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अमूमन ये चीज़ें जनता के बीच में, आपके पास नया क्या है मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए राजेश जी,
आप जो पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। नया ही है, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का काम नया ही होगा। और अभी जैसा बीजेपी के नेता शुक्ला जी ने बताया कि खूब विकास किया है, अस्पताल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फलाना ढिपकाना, ये भोपाल में बैठ के डिबेट हो रही है। और इसी भोपाल में मध्य प्रदेश के बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। आग लग जाती है, सैकड़ों बच्चे जल के मर जाते हैं, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। भ्रष्टाचार की तमाम फाइलें आग लगा दी जाती हैं। खैर, ये विकास की बात कर रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि सरकार बना रहे हैं। ये दिल्ली में 15 साल के इनके कुशासन को उखाड़ के फेंकने का काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने। 0 सीटें हैं 2 बार से, 0। अच्छा, आपका मुकाबला किससे, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में मुकाबला किससे मानती है? देखिए, यहां पर केवल एक दल है, भाजपा कांग्रेस। दूसरा दल आम आदमी पार्टी आ गया। आप देखिए, कोई बड़ी सड़क का निर्माण हो, उसमें घोटाला करना हो, दोनों मिलके करते हैं। अवैध खनन करना हो, दोनों मिलके करते हैं। कहीं भ्रष्टाचार करना हो, दोनों मिलके करते हैं। चलिए, वक्त कम है। शिवम, एक ही है, शिवम शुक्ला, वक्त कम है, मैं चाहता हूं 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमान और हैं जिनकी बात आ जाए। शिवम शुक्ला, जवाब दे दीजिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, वह दल अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है जिसका पूरा मंत्रिमंडल जेल से चल रहा हो, 3-4 मंत्री इनके जेल में बैठे हुए हैं, जहां भी सरकार बनाते हैं घोटालेबाज मंत्री, तो कार्रवाई चल रही है। आपके मंत्री जेल में क्यों है? लगातार आपके कई महीने से मैंने आपको शांतिपूर्ण तरीके से सुना, द लॉ विल डू इट्स वर्क, द लॉ विल टेक इट्स केयर। और दूसरी चीज, रमाकांत जी, मैंने आपको शांति से सुना, आपने जो आरोप लगाया। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी, दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जैसे दल मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक है। ऐसे साइबेरियन दलों के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता कभी भी विश्वास नहीं करेगी। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी जो इसके पास अपने 230 सीटों पर प्रत्याशी नहीं, यही कारण है कि इनको जैस से प्रत्याशी इंपोर्ट करके चुनाव लड़वाना पड़ता है और बाद में वो इनके पार्टी से विधायक बनते हैं। और इनकी सरकार जब कहीं ना कहीं आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी पिछली बार, जैस के लोग लगातार आरोप लगा रहे थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हर वर्ग के लिए, कल्याण के लिए कोई सरकार तो केंद्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सूरी साहब, वक्त कम है, मुझे लगता है सूरी साहब, कोई आदिवासी अत्याचार हुए थे तब ये शायद हीरालाल अलावा रूट से ही आते हैं, जो श्रीमान जी यहाँ जल से बैठे हैं। तो हीरालाल अलावा जी ने कांग्रेस पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देने का कार्य क्यों नहीं किया? आज तक कांग्रेस पार्टी में क्यों जमे हुए हैं? अगर नैतिकता का सवाल पूछा जाए, नैतिकता के आधार पर आप उनको निष्कासित भी कर सकते थे सूरी जी। रही बात, मेरे मित्र ने आम आदमी पार्टी की ने दिल्ली की बात कही, तो मैंने बताया कि दिल्ली और पंजाब में जनता जो अब करके भुगत चुकी है, उस चीज से वापस जनता कांग्रेस के प्रति लौटने का काम करेगी। तभी तो कर्नाटक के अंदर 228 में से 228 पे आपकी जमानत जब्त होने का कार्य हुआ। जनता ने जो गलती की उसको सुधारने की प्रक्रिया जनता ने शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी विलुप्त हो जाएगी। कॉपी करके कर्नाटक में अगर आप सरकार में आ गए हैं, आपने जो वादा किया था कर्नाटक की जनता साहब, मुफ्त बिजली का वादा किया था, चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही बिजली के दाम बढ़ा दिए। ये कथनी और करनी में अंतर है कांग्रेस की। कर्नाटक में आपने मुफ्त बिजली की बात की थी, बिजली के दाम बढ़ा दिए। आपने हिमाचल में मुफ्त बिजली की बात की थी, बिजली के दाम बढ़ा दिए। मुख्यमंत्री की सिर्फ घोषणा कांग्रेस कहती है हम दाएं जाएंगे, जाति बाएं हैं। सामने आ पाई क्या? 2008 के मैनिफेस्टो में 50,000 रुपए तक का कर्ज किसानों के माफ करने की बात नहीं की थी। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, कमलनाथ जी है, जहां आपके कृषि मंत्री को विधानसभा के पटल पे कहना पड़ा कि चलिए सूरी साहब, वक्त की कमी है और मुझे लगता है कि जो डिबेट है, क्योंकि अब हम स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं, बाकी जो डिबेट है या जो चुनावी मौसम है और जिस तरह से चुनावी मौसम गुलाबी करने की बात कह रहे थे और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप दावे हैं, वादे हैं, अपनी अपनी रणनीति है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अलावा जिस तरह से थर्ड फ्रंट की बात कर रही है, किसको ये जो दल है किसको नफ़ा या किसको नुकसान पहुंचाते हैं। चारों मेहमानों का यहाँ मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जो चुनावी घमासान है मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति का, सियासत का, वो धीरे धीरे परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है। मौसम जिस तरह से तल्ख है, जिस तरह से लगातार जो गर्मी है, जो तेज़ी है गर्मी की वो बढ़ रही है, ठीक वैसे ही जो चुनावी गर्मी है मध्य प्रदेश में वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अपनी अपनी तैयारी सभी दलों की
देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और ये दल किसको नफा पहुंचाते हैं और किसको नुकसान। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।